विद्यार्थी मित्रों, 11th BA में चैप्टर 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके पहले वीडियो में हमने निर्यात व्यापार के लिए प्रोत्साहन के विषय में चर्चा किया और अब महत्वपूर्ण टॉपिक है आयात विधि। तो आयात विधि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत किस तरह से आयात विधि होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है आयात और निर्यात का व्यापार। इसको हम जानते हैं, भारत में से विदेश में माल भेजा जाए तो इन्हें भारत के लिए निर्यात कहा जाता है, जबकि विदेश में से भारत में माल आता है तब भारत के लिए वो आयात कहा जाता है। आयात व निर्यात व्यापार की विधि अलग अलग होती है और अलग अलग देशों में आयात विधि भी अलग अलग होती है। भारत में माल का आयात करने की विधि हम चर्चा करेंगे, तो वह विधि क्रमशः है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो मुद्दे हैं ये क्रम से होने चाहिए। तो पहला मुद्दा इसमें है आयात लाइसेंस प्राप्त करना आयात विधि के अंतर्गत। तो आपको यहाँ ये समझना है कि सरकार द्वारा प्रकाशित सूची में आवश्यक चीज वस्तु और सेवाओं का आयात करना हो तो सामान्य लाइसेंस नीति प्राप्त करना पड़ता है, जिसको कहते हैं OGL। तो यहाँ पर ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ओपन जनरल लाइसेंस, यानी कि सरकार ने जो सूची प्रकाशित किया है तो उस सूची के अंतर्गत अगर आयात करने वाली उस वस्तु का समावेश है जो वस्तु आयातकार मंगाना चाहता है तो उसे एक सामान्य लाइसेंस नीति प्राप्त करना पड़ता है, जो बहुत ही सरल है। और इस सूची में शामिल वस्तु के अलावा अगर दूसरी कोई वस्तु मंगाना हो, आयात करना हो, तो आयातकर्ता का नाम, पता, माल की संपूर्ण जानकारी, आयातकर्ता की आर्थिक स्थिति, माल कौन से देश से आयात करना है, उस देश का नाम इत्यादि दर्शाया जाता है। और अधिकारी को आवेदन पत्र का विवरण जांच करने पर अगर संतुष्टि होती है तो वह आयात का लाइसेंस दे देता है। और कई बार क्या होता है कि आयात करने के लिए कोटा पद्धति अमल में होती है। तो जब कोटा पद्धति अमल में होती है तो उस समय जैसे मान लो कोई व्यापारी है भारत का, उसको अमेरिका से एप्पल फ़ोन मंगाना है और उसको 100 नंग फ़ोन चाहिए, तो क्वांटिटी में 100 नंग फ़ोन उसको चाहिए, लेकिन कोटा पद्धति अमल में होने की वजह से वह केवल 50 नंग ही वहाँ से मंगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकारी है वह उस आयातकर्ता को निश्चित कोटा का दर्शाता हुआ कोटा प्रमाण पत्र देगा। तो यानी कि कोटा का प्रमाण पत्र क्या हुआ कि जब कोटा पद्धति अमल में हो आयात के समय तो ऐसी स्थिति में निश्चित किए गए कोटा के अनुसार ही माल मंगाया जा सकता है। तो वह जो प्रमाण पत्र दिया जाता है आयातकर्ता को अधिकारी की तरफ से, उसे कोटा का प्रमाण पत्र कहते हैं। तो दो मुद्दे खास समझिएगा, OGL यानी कि सरकार द्वारा जो प्रकाशित सूची है उसके अंदर आयात की जाने वाली वस्तु का समावेश हो चुका है तो उसके लिए ओपन जनरल लाइसेंस प्राप्त करना होता है। और अगर सूची के बाहर यानी जो वस्तु सूची में नहीं है उसके अलावा कोई वस्तु आयात करनी हो तो उसके लिए आयातकर्ता को जो है एक आवेदन करना पड़ता है। और आवेदन करना के बाद अगर कोटा पद्धति अमल में है तो कोटा का प्रमाण पत्र भी उसको प्राप्त होता है। दूसरा मुद्दा है विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की व्यवस्था। अभी आपको स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप आपने कि व्यापारी ने लाइसेंस प्राप्त कर लिया। अब लाइसेंस प्राप्त करने के बाद दूसरा स्टेप आता है कि विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की व्यवस्था करना। अब यहाँ हमको जानना चाहिए कि भारत में विदेशी मुद्रा का नियंत्रण RBI के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुद्रा या विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण रखती है। तो विदेश से माल को आयात करना हो तब भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। अब जैसे मान लो हम अमेरिका से माल मंगा रहे हैं तो हमको अमेरिका में जो है रुपया नहीं बल्कि डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, तो विदेशी मुद्रा में भुगतान करेंगे। तो विदेशी मुद्रा पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करने से पूर्व जिन बैंकों को विदेशी मुद्रा का व्यापार करने की सरकार ने अनुमति दी है, कई बार क्या करती है सरकार RBI के अलावा अन्य बैंकों को भी सरकार ने अनुमति दी होती है, वो मुद्रा का नियंत्रण या विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कर सकती हैं। तो ऐसी बैंक में भी आवेदन करना पड़ता है। आयात लाइसेंस के आधार पर जो पहला स्टेप था,
आयात लाइसेंस के आधार पर बैंक आयातकर्ता के आवेदन पत्र पर हस्तांतरण कर देते हैं। हस्तांतरण यानी सिक्का मार देते हैं इसके ऊपर, तो यानी इसको मान्य कर देते हैं। और इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की स्वीकृति उसको मिल जाती है। और आवेदक जो है आवेदन पत्र में वर्तमान चलन दर के प्रमाण में कौन से देश का कितना चलन चाहिए यह अमेरिकन डॉलर में दर्शाना पड़ता है। जैसे डॉलर और रुपए की कीमत लें तो जैसे मान लो वर्तमान में $1 बराबर 70 रुपया है, तो अब उस अवेज में अगर उसको $1000 चाहिए तो 1000 गुणे 70 यानी कि 70,000 रुपये उसको जमा करना पड़ेगा, तब $1000 की उसको अनुमति मिलेगी। तो इस तरह से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की व्यवस्था ये दूसरे स्टेप में की जाती है। तीसरा स्टेप आता है, 2 स्टेप पूरे हो गए, आयात का लाइसेंस मिल गया, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था हो गई। अब आता है अगला क्रम, ऑर्डर देना। तो आयात लाइसेंस और विदेशी मुद्रा की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद आयातकर्ता निर्यातकर्ता देश के अलग अलग उत्पादकों और निर्यातकों के पास से माल का विवरण, माल का मूल्य तथा अन्य शर्तों की जानकारी प्राप्त करता है। और उनकी तरह तरह के उत्पादकों के पास से, व्यापारियों के पास से जानकारी प्राप्त करने के बाद जिस उत्पादक अथवा निर्यातकर्ता की शर्तें इस व्यापारी को या आयातकर्ता को अनुकूल लगे वह उनको ऑर्डर देते हैं। और आयातकर्ता माल के आयात के बारे में जो ऑर्डर देता है उसे कहते हैं इंडेंट। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। तो इंडेंट की परिभाषा हम क्या बताएंगे, इसमें देखो छोटे प्रश्न बन रहे हैं सब। इंडेंट का मतलब क्या होगा कि आयातकर्ता माल के बारे में जो ऑर्डर देता है उसे इंडेंट कहते हैं। और इंडेंट में माल का विवरण, माल का मूल्य, माल की पैकिंग, माल का बीमा, माल का ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा जो माल मतलब आना होगा, तो उन सब का नाम की स्पष्टता दी रहती है। तो इस तरह से इंडेंट शब्द आप देखेंगे कि इसमें ऑर्डर देना जो मुद्दा है उसके अंदर आपको ये बताना होगा। आपको मैंने मेन मुद्दे यहाँ पर शो किए हैं, तो आपको खास ध्यान रखना है। अगला स्टेप आता है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप है साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट भेजना। अब यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि साख पत्र अर्थात आयातकर्ता की ओर से निर्यातकर्ता को रकम भुगतान का विश्वास दिलाने वाला दस्तावेज। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि बाहर जो दूसरे देश का निर्यात करता है और भारत देश में के आयातकर्ता दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और निर्यातकर्ता को भारत में आयातकर्ता की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका माल मिल जाने के पास भुगतान में समस्या हो जाए। तो इस वजह से निर्यातकर्ता आयातकर्ता के पास से साख पत्र मंगवाता है, और इस तरह से आयातकर्ता की ओर से निर्यातकर्ता को रकम भुगतान का विश्वास देने वाला दस्तावेज दिया जाता है, जिसे कहते हैं साख पत्र। और निर्यातकर्ता आयातकर्ता की आर्थिक सुदृढ़ता जानने के लिए या उसकी सद्धरता जानने के लिए साख पत्र मंगाते हैं। आयातकर्ता क्या करता है कि अपनी बैंक के पास से साख पत्र प्राप्त करके निर्यातकर्ता को भेजता है, यानी जिस बैंक में उसका खाता होता है, जिस बैंक से व्यवहार करता है, उस बैंक में वह आयातकर्ता जो है वह साख पत्र प्राप्त करता है। और बैंक जो है आयातकर्ता की तरफ से गारंटी देती है निर्यातकर्ता को कि अगर पेमेंट ये नहीं भर पाएगा तो पेमेंट हम भरेंगे, यानी इसका पेमेंट सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से साख पत्र मिलता है, अर्थात निर्यातकर्ता को जो है अगर योग्य लगता है या पैसे के बारे में, रकम भुगतान के बारे में विश्वास हो जाता है, और वह जो है आगे का स्टेप या आगे की कार्रवाई बढ़ाता है। तो इस तरह साख पत्र हुआ चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप आता है दस्तावेज प्राप्त करना। निर्यातकर्ता माल के निर्यात संबंधी आवश्यक समस्त दस्तावेज अपनी बैंक के माध्यम से आयातकर्ता को भेज देता है, यानी ये स्टेप कौन करता है, निर्यातकर्ता। तो आयातकर्ता को भेज देता है। अब आयातकर्ता जो है बैंक में जाता है, और वह बैंक के माध्यम से उसके पास 2 विकल्प होते हैं। हुंडी के स्वीकार के सामने, यानी कि DA कहते हैं इसको, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, इसको कहेंगे डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। तो इस पद्धति से वह दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। अथवा दूसरा है कि भुगतान के सामने दस्तावेज, यानी DP, यानी डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट। तो 2 में से किसी एक पद्धति से वह बैंक से दस्तावेज छुड़ा सकता है, चाहे वो हुंडी स्वीकार करके छुड़ा ले और चाहे वो
तुरंत पैसे का भुगतान करके और बैंक से वो अपना दस्तावेज प्राप्त कर ले। तो इस तरह से आयातकर्ता जो है निर्यातकर्ता द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स, भेजे गए दस्तावेज को बैंक से छुड़वाता है। छठा स्टेप आता है माल की प्राप्ति का ऑर्डर। तो यहाँ पर माल प्राप्ति का ऑर्डर के लिए आयातक जो होता है, आयात करने वाला, तो आयात करने वाला को प्राप्त दस्तावेज में बिल ऑफ लेडिंग, मालकी का दर्शाने वाला दस्तावेज उसको प्राप्त होता है और इस दस्तावेज पर निर्यातक हस्तांतरण करके या निर्यातक जो है सिक्का लगा करके आयातक को मालकी सौंप देता है। यानी जो माल अभी तक निर्यातक का था वो अब किसका हो गया, आयातक का हो गया। तो मालकी का यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, संपादन हो जाता है। यह दस्तावेज जहाजी कंपनी के कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ता है। जहाज के माध्यम से आने वाले माल का कब्जा जहाजी कंपनी के पास में होता है, क्योंकि माल जहाज से आ रहा है तो जहाजी कंपनी के पास उसका कब्जा होता है। यदि आयातक को नूर भरना हो तो वह भर देने से बिल ऑफ लेडिंग पर जहाजी कंपनी सिक्का लगा करके जहाज के कप्तान को आयातक के पक्ष में माल देने का आदेश कर देती है और इस तरह से उसके आधार पर आयातक अपना माल छुड़ा लेता है। तो इस तरह से माल प्राप्ति का ऑर्डर हो गया। अगला स्टेप आता है सातवां, वो है आयात शुल्क भरना। अब यहाँ पर विदेश से मंगाए गए माल पर आयातक को जकात या शुल्क भरना पड़ता है। जब तक आयात शुल्क न भरा जाए अथवा जकात मुक्ति का प्रमाण पत्र न मिले तब तक आयातक अपनी आयाती माल को बंदरगाह से बाहर नहीं ले जा सकता है। यानी अपने माल को ले जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आयात या शुल्क या जकात उसको भर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि विदेशी राजदूत का बीजक, यहाँ पर एक शब्द आता है कि विदेशी राजदूत का बीजक और माल की उत्पत्ति का प्रमाण पत्र के आधार पर यदि कम शुल्क भरना हो तो उसके लिए बिल ऑफ एंट्री नामक पत्रक तैयार करना पड़ता है। ऐसा लगे आयातक को कि मुझे ज़्यादा जकात भरना पड़ रहा है तो ज़्यादा जकात भरने के लिए वो ऑब्जेक्शन ले सकता है कि मैं इतना मेरा शुल्क नहीं होता है और इस तरह से वह उस शुल्क को कम करवाता है। और शुल्क को कम करवाना हो तो ऐसे में उसको बिल ऑफ एंट्री नामक पत्रक तैयार करना पड़ता है, जिस पत्रक में उसको जहाज का नाम, विदेश के जिस बंदरगाह से माल चढ़ाया गया हो उस बंदरगाह का नाम, निर्यातक का नाम, पता, आयातक का नाम और उसका पता, माल का संपूर्ण विवरण इसमें दर्शाया जाता है। इस पत्रक के विवरण के आधार पर शुल्क तय किया जाता है। निश्चित की गई जकात की अदायगी यानी भुगतान, तो निश्चित की गई जकात की भुगतान किए जाने पर अर्थात कि जकात अधिकारी बिल ऑफ एंट्री पर जानकारी देकर उस पर सिक्का लगाता है और आयातक को दे देता है और इस तरह से जकात शुल्क न भरे गए माल को अगर नहीं भरा गया है तो उसको बॉन्डेड गोदाम में रख दिया जाता है जिस पर जकात नहीं भरा गया होता है। तो इस तरह से आयात शुल्क भरना, यहाँ पर आपको बिल ऑफ एंट्री ध्यान रखने का है। अगर जकात ज़्यादा भरने को आता है तो उसको कमी कराने के लिए बिल ऑफ एंट्री नामक का पत्रक आयातकार को भरना पड़ता है। फिर अगला स्टेप आता है इसके बाद और ये है आठवां स्टेप, डॉक चार्ज का भुगतान। आयातक हवाई मार्ग, जमीन मार्ग या समुद्री मार्ग किसी भी माध्यम से जो है माल मंगवाता है तो उस माल को उस स्थान पर वाहन आता है जिस स्थान पर, उस स्थान पर उसको रखने के लिए या स्थान का उपयोग करने के बदले खर्च चुकाना पड़ता है और जो खर्च चुकाना पड़ता है उसे कहते हैं डॉक चार्ज या डॉक चार्जेस कहा जाता है। डॉक चार्जेस में संबंधित स्थान पर के साधन, सुविधाएं तथा वाहन के ऊपर से माल उतार करके आयातक माल का कब्जा प्राप्त करता है। तब तक इसके समस्त खर्चों का समावेश इसमें किया जाता है। डॉक चार्जेस भर देने के बाद जो रसीद मिलती है उसे डॉक रसीद कहते हैं। यानी डॉक चार्जेस जो भर दिया जाता है तो जो रसीद मिलती है उसे डॉक चार्जेस या डॉक रसीद कही जाती है। इसके बाद है अंतिम पॉइंट 9, माल का कब्जा प्राप्त करना। ये अंतिम स्टेप है। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि आयातक द्वारा भेजी जाने वाली या आयातक द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद माल का कब्जा प्राप्त किया जाता है। माल का कब्जा निर्धारित समय में बॉन्डेड गोदाम जहाँ पर माल रखा हुआ है वहाँ से प्राप्त करना पड़ता है। यदि वह माल निश्चित समय काल में न हटाया जाए
तो बॉन्डेड गोदाम में अधिक समय के लिए उपयोग के लिए उसका किराया दिया जाता है, देना पड़ता है, जिसको कहते हैं डेमरेज। तो डेमरेज का भुगतान करना पड़ता है, यानी कि निर्धारित समय से माल का कब्जा जो है लेट लिया जाए, देर से लिया जाए, तो जितना देरी होता है उतनी देरी के लिए उसको डेमरेज अदा करना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये 9 स्टेप हुए आयात की विधि के। और पहला स्टेप हमने देखा कि इसके अंदर तो आयात का लाइसेंस प्राप्त करना। आयात के लाइसेंस प्राप्त करने में आपको बताया कि सरकार की सूची में समाविष्ट होने वाले सामान को आयात करने के लिए OGL यानी ओपन जनरल लाइसेंस का प्रमाण पत्र भरना पड़ता है। और अगर उस लिस्ट में नहीं हो, ऐसे सामान मंगाने हो, तो उसके लिए उसको अलग से आवेदन करना पड़ता है। और अगर कोटा पद्धति अमल में हो तो कोटा का प्रमाण पत्र भी अधिकारी देता है। दूसरा हमने देखा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की व्यवस्था RBI के माध्यम से अथवा सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त बैंक के द्वारा मिलता है। और उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर देना तीसरा स्टेप था, जिसके अंदर माल अलग अलग निर्यातकों के पास से भाव की सूची मंगाई जाती है और उसके बाद उसका ऑर्डर दिया जाता है। इसको इंडेंट कहा जाता है। चौथा हमने देखा साख पत्र। निर्यातक जो है आयातक के पास से साख पत्र मांगता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि आयातक या आयात करने वाला की आर्थिक स्थिति कैसी है उसके लिए। उसके बाद पांचवा स्टेप देखा हमने दस्तावेज प्राप्त करना। निर्यातक जो है अपना सारा दस्तावेज माल संबंधित आयातक को बैंक के द्वारा भेज देता है और उस बैंक में जाकर के आयातक या आयात करने वाला DA डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हुंडी स्वीकार करके अथवा तो DP डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट के आधार पर अपना सारा दस्तावेज प्राप्त कर लेता है। छठा हमने देखा माल प्राप्ति का ऑर्डर, जिसके अंदर बिल ऑफ लेडिंग माल की दर्शाने वाला दस्तावेज जहाजी कंपनी के पास होता है और आयातक जो है नूर भर करके उसको छुड़ा लेता है। उसके बाद आयात शुल्क भरना। आयात शुल्क के लिए यहाँ पर जकात मुक्ति का प्रमाण पत्र बताना पड़ता है। अगर मान लो ज़्यादा जकात भरने को आता है तो उस जकात को कम करने के लिए बिल ऑफ एंट्री नाम का पत्रक बनाया जाता है और उसको बनाने के बाद वह माल छुड़ा सकता है। और यहाँ पर जब माल जकात ना भरा गया हो तब तक उसको बॉन्डेड गोदाम में रख दिया जाता है। और उसके बाद हमने देखा था 8वां स्टेप, जिसके अंदर डॉक चार्ज का भुगतान है। तो डॉक चार्ज भुगतान यानी कि माल जो मंगाया गया है, चाहे हवाई मार्ग से, चाहे ज़मीन मार्ग से, चाहे जल मार्ग से, तो उस मंगाए हुए माल को लिए जहाँ पर माल उतारा गया है उस स्थान का उपयोग करने के लिए जो खर्च चुकाना पड़ता है वो खर्च डॉक चार्ज कहा जाता है। और उस खर्च को चुका देने के बाद जो डॉक चार्जेज चुकाई जाती है उसके लिए डॉक रसीद मिलती है और डॉक रसीद के द्वारा वो अगला स्टेप पे जाता है। अगला स्टेप है माल का कब्जा प्राप्त करना। बॉन्डेड गोदाम में जाकर के निर्धारित समय में माल छुड़ाना पड़ता है। अगर वहाँ पर निर्धारित समय में माल ना छुड़ाया जाए तो जितना समय लेट होता है उतने समय के लिए उसको खर्च चुकाना पड़ता है या अधिक भुगतान करना पड़ता है, जिसको डेमरेज कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हुआ आयात विधि। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम लोग निर्यात विधि के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार।